दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, योगेंद्र यादव का ऐलान, 7 तारीख को दिखेगा 26 जनवरी का ट्रेलर, किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। जी हां, आपको बता दें कि किसान नेता योगेंद्र यादव ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 7 जनवरी यानी कि गुरुवार को सुबह 11 बजे एक्सप्रेस वे पे किसान 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ये ट्रैक्टर मार्च कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से पल्लवल की तरफ, रेवासन से पल्लवल की तरफ होगा। जी आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने बताया कि 26 जनवरी को देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर 7 जनवरी को दिखाई देगा। आपको बता दें कि आज से 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के कोने कोने में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, इनको गहरा किया जाएगा ताकि इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का है। उन्होंने आगे कहा कि देश के कोने कोने में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, इनको गहरा किया जाएगा ताकि इस झूठ का पर्दाफाश किया जाए। ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का है। उधर क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया है कि 18 जनवरी को महिला किसान दिवस का आयोजन होगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर आजाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा और 25-26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा से कर्नाटक तक कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट हुआ जारी। केरल में पक्षियों को मारने के आदेश। जी आपको बता दें कि पहले से ही कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे लोग देश में अब बर्ड फ्लू के संकट का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर कई राज्यों में अब तक हजारों पंछियों की मौत हो चुकी है। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि केरल में पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। देश के 6 राज्यों में हजारों पक्षियों की अचानक मौत ने सरकार से लेकर आम लोगों की चिंताएं बढ़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में हजारों पक्षियों की जान जा चुकी है। जिन राज्यों में जहां जहां पक्षियों की मौत हो रही है, वहां से जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कौवे, बत्तख, मुर्गियां और बगुले की मौत को लेकर राजस्थान, एमपी, हिमाचल, गुजरात में खलबली मच गई है। राजस्थान में तो धारा 144 लागू करनी पड़ी है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी की किताब से हुआ खुलासा, 2014 में कांग्रेस के पास नहीं था करिश्माई नेतृत्व। जी हां, बात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस का अपना करिश्माई नेतृत्व खत्म होने की पहचान नहीं कर पाना 2014 के लोकसभा में उनकी हार के कारणों में से एक रहा। मुखर्जी ने अपने संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017 में यह भी कहा कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में संसद को सुचारू रूप से चलाने में विफल रही। उन्होंने ये पुस्तक पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। मंगलवार को ये पुस्तक बाजार में आई है। उन्होंने इस पुस्तक में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने से पहले उनके साथ इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन इससे उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि ऐसी घोषणा के लिए आकस्मिकता जरूरी है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, कहा अब घटिया निर्माण के जिम्मेदारों से ही होगी नुकसान की भरपाई। जी आपको बता दें कि गाजियाबाद से लखनऊ तक खलबली मचा देने वाली मुरादनगर की घटना ने सरकारी तंत्र में गहरे बैठे भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश किया है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त कार्रवाई की नजीर पेश करने के एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दंगाइयों से क्षतिपूर्ति जैसे सख्त कदम उठाने वाले सीएम योगी ने पहली बार ऐसी कार्रवाई का निर्देश दिया है कि घटिया निर्माण के जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियरों से ही नुकसान की भरपाई के साथ ही अब पीड़ित परिवारों को दी जा रही मुआवजा राशि भी वसूली जाएगी। आरोपियों पर रासुका भी लगाया जाएगा।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि गौहत्या रोकने के लिए कर्नाटक में भी अध्यादेश, राज्यपाल ने दी मंजूरी, सख्त सजा व जुर्माने का प्रावधान। जी आपको बता दें कि कर्नाटक में भी मंगलवार को गौहत्या विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया। इसमें गौहत्या करने वालों के लिए सख्त सजा और उन्हें बचाने वालों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य कैबिनेट ने पिछले हफ्ते कर्नाटक के प्रिवेंशन ऑफ स्टालर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 जारी करने का फैसला किया था, जिसे अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले कुछ अन्य राज्य भी ऐसे ही कानून ला चुके हैं। अध्यादेश में गोधन की हत्या करने पर 3 से 7 साल की सजा और 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा अपराध करने पर 7 साल की सजा और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें कैटल को सभी उम्र की गाय के बछड़े, बैल, सांड और 13 साल से कम उम्र की नर और मादा भैंस के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि बीफ को किसी भी रूप में कैटल के मांस के रूप में परिभाषित किया गया है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को है तैयार। जी हां, आपको बता दें कि सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर करीब 5 घंटे से अधिक समय तक चल रही बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वे निभाने के लिए तैयार हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नए अध्यक्ष पद को लेकर बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अडानी की कंपनी ने रोके गांगुली के विज्ञापन। हार्ट अटैक के बाद सोशल मीडिया पर हो रही थी ट्रोल। जी आपको बता दें कि दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी ने अपने फॉर्च्यून राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल के सभी उन विज्ञापनों को रोक दिया है जिन्हें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के प्रमुख सौरव गांगुली प्रमोट करते थे। आपको बता दें गांगुली को शनिवार को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कंपनी के विज्ञापनों का मजाक उड़ाया जा रहा था। कंपनी का कहना है कि वे गांगुली के साथ काम करती रहेगी और वे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। दरअसल सौरव गांगुली के एक तेल ब्रांड के विज्ञापनों में नजर आए थे, जिसमें उस तेल को दिल के लिए सुरक्षित बताया गया था। आपको बता दें कि गांगुली को हार्ट अटैक आने के बाद उस विज्ञापन की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। कंपनी के विज्ञापन से करीबी से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि गांगुली वाले विज्ञापन सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए हैं। ब्रांड की क्रिएटिव एजेंसी मामले को देख रही है और नए कैंपेन पर काम कर रही है। अडानी विल्मर उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी है जो सोयाबीन, सरसों, राइस ब्रान और मूंगफली का तेल बेचती है। आंकड़ों के मुताबिक राइस ब्रान ऑयल मार्केट में फॉर्च्यून पहले स्थान पर है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी आपको बता दें कि एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को सीएम योगी का तोहफा, इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाकर किया 12,000 रुपए। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को मासिक भत्ते के रूप में 12,000 रुपए देने का फैसला लिया है। बता दें भत्ते में ये बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है। अब तक छात्रों को 7500 रुपए मिलते थे। लंबे समय से छात्र मासिक भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी है। ताजा फैसले के मुताबिक प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस अथवा बीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को वर्तमान में मिल रहे 7500 रुपए की जगह अब प्रतिमाह 1200 रुपए इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने भत्ता राशि बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है।
और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। जी आपको बता दें कि चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर टूटने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार। बता दें क्या है पूरा मामला। जी आपको बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में विकास के नाम पर प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को इस इलाके में भारी पुलिस तैनाती के बावजूद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तकरीबन 100 साल पुराने हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ये संगठन उसी जगह पर फिर से मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जोरदार सियासत भी शुरू हो चुकी है। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और दिल्ली सरकार में सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी के बीच में प्राचीन मंदिर तोड़े जाने की घटना को लेकर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और दोनों ओर से एक दूसरे पर मंदिर तोड़े जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मंगलवार को चांदनी चौक में 100 साल पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में भगवा ध्वज लेकर गौरी शंकर मंदिर से उस स्थान तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला जहां रविवार तड़के तक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था। वहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सख्ती से रोक दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता महेंद्र रावत के मुताबिक उनके दिल्ली इकाई के अध्यक्ष कपिल खन्ना, उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, सचिव रवि जी और बजरंग दल के प्रदेश संयोजक भरार बत्रा समेत 15 से 50 कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। और दोस्तों मैं आपको अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रतन टाटा को क्यों ना करे प्यार। अपने बीमार पूर्व कर्मचारी से मिलने मुंबई से पुणे पहुंचे, पेश की मिसाल। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय बिजनेस टाइकून रतन टाटा की दरियादिली से हर कोई वाकिफ है। वह हर मौके पर लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। 83 वर्षीय सुप्रसिद्ध रतन टाटा ने अपनी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को कभी वर्कर नहीं माना। उन्होंने हमेशा कर्मचारियों को परिवार के सदस्य के रूप में देखा है। वे कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहे हैं जिसका लाभ उनके कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन हाल ही में लोग उस समय हैरान रह गए जब रतन टाटा खुद अपने एक बीमार पूर्व कर्मचारी से मिलने अचानक उनके घर पहुंच गए। जी आपको बता दें कि 83 साल के भारत के सबसे पसंद किए जाने वाले उद्योगपति रतन टाटा ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। अपने वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के प्रति उनकी चिंता और लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे खुद कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। एक कर्मचारी से मिलने अचानक उसके घर पर पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रतन टाटा खास तौर पर मुंबई से पुणे अपने पूर्व कर्मचारी का हाल जानने पहुंचे थे जो कई दिनों से बीमार था। मुंबई से पुणे पहुंचने के बाद रतन टाटा ने सबसे पहले पूर्व कर्मचारी इनामदार से मिलने कोथ रोड में गांधी भवन के पास वुडलैंड सोसाइटी पहुंचे। यहाँ वे बिना किसी तामझाम के पहुंचे थे। गाड़ी से उतरने के बाद रतन टाटा सीधे इनामदार के घर दाखिल हुए। अपने घर रतन टाटा को देख इनामदार का परिवार हैरान रह गया और भावुक हो गए। रतन टाटा यहाँ करीब आधे घंटे तक रुके थे। उन्होंने अपने पूर्व कर्मचारी इनामदार के अच्छे सेहत की कामना की। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल गई ब्रिटेन से। जी आपको बता दें कि ब्रिटेन में फिर से लगा लॉकडाउन, स्कूल किए गए बंद, कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हड़कंप। जी हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया स्टे ऑन होम लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन से कोरोना के तेजी से हो रहे संक्रमण को रोका जा सकता है। जॉनसन ने टीवी पर यह सूचना जारी करते हुए कहा कि आने वाला सप्ताह अभी और भी कठिन होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कोविड के खिलाफ इसके अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको अगली खबर में आपको बताते कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खेल बिगाड़ने को शिवसेना की एंट्री, लड़ सकती है 100 सीटों पर चुनाव। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, तृणमूल, वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव लड़ेगी। इन घमासानों के बीच शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के संकेत दिए हैं। शिवसेना इस चुनाव में करीब 100 उम्मीदवार
उम्मीदवार उतार सकती है। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहां का दौरा भी कर सकते हैं। शिवसेना कोलकाता, हुगली, दमदम समेत कई इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि चुनाव लड़ने पर अंतिम निर्णय 29 जनवरी को पार्टी मीटिंग में लिया जा सकता है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि उमर खालिद ने कोर्ट में चार्जशीट पर दर्ज कराई आपत्ति। बोले मेरे ऊपर क्या आरोप अब तक नहीं पता। जी आपको बता दें कि पिछले साल को हुई दिल्ली हिंसा से जुड़े गंभीर आरोपों के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने कोर्ट में चार्जशीट का मुद्दा उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उमर खालिद ने कोर्ट में कहा है कि चार्जशीट दायर हुए करीब 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अब तक उन्हें यह पता नहीं चल सका है कि उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं। खालिद ने अपनी यह आपत्ति कलकत्ता कोर्ट के समक्ष रखी, जहां दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है। चार्जशीट की कॉपी न मिलने को उमर खालिद ने ट्रायल को अपने अधिकार के खिलाफ बताया है। यूएपीए जैसी गंभीर धाराओं में आरोपी बनाए गए उमर खालिद की आपत्ति पर कलकत्ता कोर्ट में सरकार ने भी अपने पक्ष रखा है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं है और उमर खालिद को चार्जशीट की कॉपी जेल के कंप्यूटर पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे वे पढ़ सकेंगे। दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि सोने की कीमतों में हुआ है इजाफा, चांदी भी चमकी। जानिए क्या हो गए हैं भाव। जी आपको बता दें कि सोने चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में मंगलवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 335 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़त से सोने का भाव 50,969 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया। सिक्योरिटीज के अनुसार भारतीय रुपए में गिरावट के चलते सोने के भाव में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सोना पिछले सत्र में 50,634 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।